नमस्कार मित्रों, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में आज हमारा ये 44 नंबर सेट है, 44वां सेट है हमारा ये। इससे पहले कुल 43 सेट्स कंप्लीट हो चुके हैं जो अलग अलग टॉपिक्स पर हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं चैनल से, वे पीछे के सेट्स को जा करके देख लें एक बार, थियरी वाली क्लासेस भी और क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली क्लासेस भी। और अब तक हमने कई टॉपिक्स को कवर कर लिया है और जो टॉपिक्स बचे हुए हैं आपके, जो कि ढेर सारे टॉपिक्स अभी हैं, उन टॉपिक को हम अब पूरा कवर कर रहे हैं। और अगर उसके बाद हमारे पास टाइम रहा आपके एग्जाम से पहले, तो एक बार हम फुल क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैराथन क्लासेस के तौर पर, जिसको आप जानते हैं, हम उसको कराएंगे। इन फुल क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपकी हम पूरी कोशिश करेंगे कि वह भी आपकी हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से आप लोगों को फायदा मिल रहा होगा। हमने आपसे कहा था कि आप थोड़े कमेंट करके हमको बताएं कि आपको इससे फायदा मिल रहा है या नहीं, या आप थोड़ा और कुछ बेहतर चाहते हैं तो भी हमसे आप बता सकते हैं। ठीक है, फिलहाल जिस तरह से आपके वाचिंग का आवर्स बढ़ रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि आप लोगों को फायदा हो रहा है। फिर भी मैं आशा करता हूं कि आप लोग उसके बारे में हमको बताइए। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। आज के इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में भी हमने कुल 15 क्वेश्चन लिए हुए हैं, 15 क्वेश्चन लिए हुए हैं, लेकिन कोशिश रहेगी कि इससे आपको कम से कम 35-40 क्वेश्चन जरूर मिल जाएं। आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्ल मार्क्स ने किस विचार का प्रतिपादन नहीं किया। कार्ल मार्क्स ने किस विचार का प्रतिपादन नहीं किया। पहला है हीगल का दर्शन सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैर के बल खड़ा कर दिया। हीगल का दर्शन सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैर के बल खड़ा कर दिया। अगला कह रहा है आज तक दार्शनिकों ने दुनिया की व्याख्या की है, अब उसे बदलने का समय आ गया है। कह रहा है प्रतिपादन नहीं किया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रतिपादन नहीं किया ये पूछ रहा है। तीसरा कह रहा है साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है। और डी कह रहा है कि राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। देखा जाए तो यह भी कार्ल मार्क्स का ही कथन है, यह भी कार्ल मार्क्स का ही कथन है, और यह भी कार्ल मार्क्स का ही कथन है। वास्तव में जो सी लिख रहा है साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है, इसी का प्रतिपादन मार्क्स ने नहीं किया। वास्तव में यह हीगल की बुक है, ठीक है, या किसकी, सॉरी हीगल की नहीं बल्कि यह लेनिन की रचना है। किसकी? यह लेनिन की रचना है, लेनिन की रचना है ये, और जिसमें यह कहता है कि जो साम्राज्यवाद है वह पूंजीवाद का ही उच्चतम चरण है, यानी जो साम्राज्यवाद है वह पूंजीवाद की हायर स्टेज है। ठीक है, जिसमें यह भी कहता है कि दरअसल पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद में जाकर के परिवर्तित हो जाती है। लेकिन हमने जैसे अभी तक कुल 3 स्टेटमेंट देखा, किसके? कार्ल मार्क्स के। तो कार्ल मार्क्स लगे हाथ हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा सा और जान लें। वैसे हमने इसके बारे में आपको पहले बता दिया है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा कुछ बातें कार्ल मार्क्स के बारे में और समझ लेते हैं। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दिए हैं हमने। यहाँ पर मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद जिन शक्तियों को जन्म देता है उन्हीं को संभालने में असमर्थ सिद्ध होता है। यह भी स्टेटमेंट किसका है? कार्ल मार्क्स का है। मार्क्स ने एक और बात कही है, किसमें? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, जो कि इसकी रचना थी, किसकी? कम्युनिस्ट कार्ल मार्क्स की। लेकिन इसको अकेले कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखा था, इसको आपको ध्यान रखना, आगे समझाऊंगा इसको मैं आपको। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है कि समाज का अब तक का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। एक मार्क्स का स्टेटमेंट और है, यानी इसके अलावा एक स्टेटमेंट और है कि मनुष्यों की चेतना उनके अस्तित्व को निर्धारित नहीं करती, बल्कि उनका सामाजिक अस्तित्व उनकी चेतना को निर्धारित करता है। यह भी कार्ल मार्क्स का ही स्टेटमेंट है। एक और स्टेटमेंट है, मार्क्स ने राष्ट्रवाद को अस्वीकार करते हुए कहा कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता। मजदूरों का कोई देश नहीं होता, यह भी कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है, और यह पॉपुलर स्टेटमेंट है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अभी आएगा कथन, यहां नहीं बता रहा हूं। इसी तरह का एक कथन और आया है मजदूरों के बारे में ही। ठीक है, जैसे यहां पर क्या कहा कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता, तो उसमें क्या कहा गया है कि
मजदूरों की कोई जमीन नहीं होती। एक कथन इससे मिलता जुलता और भी है जो आगे बताऊंगा अभी आपको। मार्क्स ने कहा था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। यह भी कार्ल मार्क्स का ही नारा था, स्टेटमेंट था, जिसमें वो चाहता था कि जो सर्वहारा वर्ग है, यानी जो प्रोलेटेरिएट क्लास है, कामगार वर्ग है, जब यह एक हो जाएगा तो ही यह क्रांति जैसी कोई संकल्पना कर सकता है या कहीं से भी क्रांति जैसी कोई अवधारणा ला सकता है। जब तक यह वर्ग बिखरा रहेगा तब तक वह जो है इस प्रकार के का कोई रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। ठीक है। मार्क्स ने एक और बात कही है यहां पर, जो लास्ट में बता रहा हूं आपको कार्ल मार्क्स के बारे में। सारे स्टेटमेंट किसी ना किसी क्वेश्चन में जरूर पूछे गए हैं। कहता है कि राज्य एक वर्ग पर अत्याचार करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है। आप जानते हैं कार्ल मार्क्स राज्य की अवधारणा को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वह राज्य को शोषणकारी यंत्र मानता है। वह मानता था कि जो पूंजीपति वर्ग है, इस पूंजीपति वर्ग का ही प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं राज्य में होता है, और पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध में ऐसे लोग जो कि कहीं ना कहीं सर्वहारा वर्ग के हैं, जब वह कोई विद्रोह करना चाहते हैं तो यह पूंजीपति वर्ग इसी राज्य की सहायता से ही उनके विद्रोह को दबा देता है। ठीक है। तो फिलहाल यह भी मार्क्स का ही स्टेटमेंट। तो ये मैंने कुछ आपको 4-5 स्टेटमेंट कार्ल मार्क्स के और बताए जो कहीं ना कहीं एग्जाम में बदल बदल के पूछे गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने धर्म को लोगों के लिए अफीम कहा? अफीम यानी ओपियम। निम्न में से किसने धर्म को लोगों के लिए अफीम कहा? अभी थोड़ा सा स्टेटमेंट आ ही गया था, हीगल, कार्ल मार्क्स, ग्रीन, मिल। निम्न में से किसने धर्म को लोगों के लिए अफीम कहा? हीगल, मार्क्स, ग्रीन, मिल। ये भी स्टेटमेंट किसका है? मार्क्स का। मार्क्स ये कहता था कि जो धर्म है वह जनता के लिए अफीम के रूप में कार्य करता है। कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि धर्म जो है जनता के लिए अफीम के रूप में काम करता है। लेकिन यहीं पर लगे हाथ आप गांधी जी का स्टेटमेंट याद कर लीजिए। गांधी जी ने यह कहा था कि राजनीति बिना धर्म के संभव नहीं है। धर्म को उन्होंने राजनीति से जोड़ा था, लेकिन वहां धर्म का मतलब क्या था यह भी समझना होगा आपको, जो आपको आगे सेट में पढ़ाऊंगा मैं, जो अगला सेट कराऊंगा या इसके बाद का सेट कराऊंगा, उसमें कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को लूंगा मैं कि गांधी जी ने धर्म के बारे में क्या कहा था। लेकिन यहां मार्क्स जो है वो धर्म के बारे में क्या कहता है कि धर्म जनता के लिए अफीम के रूप में कार्य करता है। और यानी वह यह मानता था कि जब लोगों में एक तरह से धार्मिक नशा होता है तो वह किसी भी प्रकार के अत्याचार या अपना स्वहित या अपना शोषण सब कुछ भूल जाते हैं। ठीक है। और वह इस अफीम के नशे से लोगों को बाहर निकालने का प्रयास करता है। ठीक है। और वह यह भी मानता था कि यह धर्म रूपी नशा कहीं ना कहीं पूंजीपति वर्ग जो है, जो आपका कैपिटलिस्ट क्लास है, यही चढ़ाने का प्रयास भी करता है। ठीक है। तो इसमें भी आंसर हो जाएगा आपका बी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, यह कथन किसका है? तिलक, लेनिन, भगत सिंह, माओ से तुंग। किसका कथन है भाई? ये शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, यह कथन किसका है? तिलक, लेनिन, भगत सिंह, माओ से तुंग। आप सब लोग जानते हैं यह स्टेटमेंट माओ से तुंग का है। माओ क्या कहता है? यानी यहां पर कहीं ना कहीं जो माओ है वह हिंसात्मक हो जाता है। उसका यह मानना होता है कि दरअसल अधिकार मांगने से प्राप्त नहीं होते। कई बार जो है हम अपने हक की लड़ाई लड़ते तो हैं, लेकिन उस हक के लिए हमें अनुनय विनय का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अक्सर वह रिक्वेस्ट हमारे काम नहीं आती है जब तक इसमें हम पावर का यूज ना करें। यानी यहां पर माओ से कहता है कि अगर हम शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो ही हमें अपना हक मिलता है। यानी और वो कहता है कि शक्ति आएगी कहां से? वो कहता है कि बंदूक की नली से निकलती है। मतलब उसका कहने का मतलब कहीं ना कहीं वह हिंसात्मक हो जाता है और वह शक्ति रूपी वह विभिन्न प्रकार की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, यानी राज्य पर अधिकार के लिए भी, उत्पादन के साधनों पर भी अधिकार के लिए, मजदूरों को भी अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए शक्ति के प्रयोग की बात करता है।
और यह शक्ति का जो प्रयोग है, यह शक्ति प्राप्त करने का जो साधन है उसका कहीं ना कहीं वह हिंसा को जन्म देता है। और इसी हिंसा का प्रभाव था जब पूरे विश्व में मार्क्स का कहीं ना कहीं विरोध भी होने लगा था। और इसी मार्क्स ने जितनी बातें कही हैं सब बहुत अच्छी कही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कार्ल मार्क्स को एक वर्ग बहुत अच्छा मानता है तो वहीं दूसरा वर्ग उसको सही नहीं मानता है। उसका कारण ही यही था कि वह कहीं ना कहीं हिंसात्मक हो जाता है, जबकि कार्ल मार्क्स ने हिंसा की बात नहीं की थी। यद्यपि हीगल के प्रभाव में आकर के वह कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक या सख्त जरूर हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा तथ्य है माओ के बारे में, थोड़ा सा माओ के बारे में कुछ तथ्य हमने यहां नोट किए हुए हैं, इनको मैं आपको बता दूं अलग से। माओ ने लंबी छलांग, सैकड़ों फूलों का अभियान और महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति जैसे क्रांतिकारी प्रयोग भी किए हैं। माओ की प्रमुख रचनाओं में जान लीजिए कौन कौन सी हैं। ऑन कंट्राडिक्शन, न्यू डेमोक्रेसी, ऑन कोलिजियन गवर्नमेंट, पीपुल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। ठीक है, ये सब क्या है, माओ की इंपॉर्टेंट बुक्स थी, यानी प्रमुख रचनाएं ये बताई मैंने आपको। और कुछ इस प्रमुख जो है जो क्रांतिकारी प्रयोग ये मैंने बताया आपको। इसके बाद यहां पर और थोड़ा आप देख लीजिएगा, माओ ने कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए थे, उनके वो कौन कौन से थे, जिसमें अंतर्विरोध का नियम, समाजवादी पुनर्निर्माण की प्रक्रिया, सांस्कृतिक क्रांति की अवधारणा, असंगति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, लोक युद्ध का सिद्धांत, सशस्त्र क्रांति का सिद्धांत, जनवादी लोकतंत्र का सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत भी माओ ने ही दिए हैं। ठीक है, और इन सब पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसलिए इसका भी आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सांस्कृतिक क्रांति एवं स्थायी क्रांति के सिद्धांतों का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस राजनेता द्वारा दिया गया। सांस्कृतिक क्रांति, कल्चरल रिवॉल्यूशन एवं स्थायी क्रांति के सिद्धांतों का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस राजनेता द्वारा दिया गया। हिटलर, माओ, मुसोलिनी, लेनिन। हिटलर, माओ, मुसोलिनी, लेनिन। किसने दिया था इसको। यह भी सिद्धांत माओ यानी माओ से तुंग का है। किसका है, माओ से तुंग का है। इसमें क्या कहता है माओ से तुंग, और यह सिद्धांत है क्या। माओ से तुंग आप जानते हैं मार्क्स का जो है वह समर्थक था। ठीक है, मार्क्स की विचारधारा का समर्थन करता था। ठीक है, लेकिन मार्क्स का यह भी मानना था कि सांस्कृतिक क्रांति या और स्थायी या निरंतर क्रांति के सिद्धांत जो होते हैं यह ऐसे नहीं आते हैं। उसका यह मानना था कि जब पूंजीवाद के विरुद्ध में आंदोलन चलता है या कहीं पर भी चलता है तो उसके बाद जो समाजवादी व्यवस्था बनती है या साम्यवादी व्यवस्था बनती है। ठीक है, यानी अब आप यह भी कह सकते हैं कि समाजवादी क्रांति के पश्चात समाजवादी क्रांति के पश्चात जो हम साम्यवाद या समाजवाद की व्यवस्था लाना चाहते हैं वह व्यवस्था तो कई बार स्थापित हो जाती है, लेकिन उस व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं पूंजीवाद के अंश विद्यमान रहते हैं। माओ से का यह मानना था कि व्यवस्था स्थापित हो जाने के बावजूद भी अगर हमें पूंजीवाद के अंश को समाप्त करना है, और दरअसल पूंजीवाद का अंश रहता कहां है, उसका यह मानना था कि पूंजीवाद का अंश जो है वह हमारी संस्कृति में बस गया होता है। इसलिए जब तक हम सांस्कृतिक समाजवाद नहीं लेके आएंगे तब तक इस पूंजीवाद का अंश बना रहेगा। यानी वह मानता था कि सांस्कृतिक समाजवाद जो है या सांस्कृतिक समाजवाद यह जो पूंजीवाद था उसके अंश को समाप्त कर देगा और यह निरंतर ही कहीं ना कहीं क्रियाशील रहना चाहिए, निरंतर ही चलते रहना चाहिए, यानी यह एक स्थायी चिर प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए वह क्या मानता था कि जो सतत प्रक्रिया है, ठीक है, वह चलती रहनी चाहिए। क्रांति कोई एक दिन, 2 दिन, 4 दिन हो जाने वाली प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया होती है।
वर्तमान परिवर्तनों के द्वारा हम भविष्य के लिए परिवर्तन करते हैं, लेकिन भविष्य का मतलब यह नहीं होता है कि वह वर्तमान को खो देता है, बल्कि वर्तमान ही भविष्य का निर्धारण करता है और यह वर्तमान रोज आता है, उसका ऐसा मानना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, यानी ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है मैचिंग वाला क्वेश्चन भाई? ठीक है, स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट को उसको मैच करना है आपको। माओ से तुंग में पहला आपका विकल्प है राज्य व्यवस्था अनेक व्यक्तियों की संगठित शक्ति है। दूसरा कह रहा है सैन्य शक्तियों का केंद्रीकरण देखने में आसान मालूम होता है, किंतु अमल में यह बहुत कठिन काम है। कहीं और मत जाइए, सीधे ए को सेकंड से मिला दीजिए आप। ठीक है, तो ये सही हो गया, यानी ए का सेकंड। दूसरा मॉन्टेस्क्यू का देख लें स्टेटमेंट। मॉन्टेस्क्यू के बारे में राज्य व्यवस्था अनेक व्यक्तियों की संगठित शक्ति है। ठीक है, राज्य व्यवस्था अनेक व्यक्तियों की संगठित शक्ति है, यह स्टेटमेंट सीधे मॉन्टेस्क्यू का है। ठीक है, किसका है स्टेटमेंट? मॉन्टेस्क्यू का है। कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट, वे लोग खतरनाक हैं जो यह नहीं समझते हैं कि साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष तब तक एक दिखावा है जब तक कि इसे अवसरवाद की लड़ाई के साथ बांध न दिया जाए। वास्तव में यह स्टेटमेंट लेनिन का है, यह स्टेटमेंट लेनिन का है। ठीक, तो चौथा स्टेटमेंट जो मैंने अभी इससे पहले मार्क्स की जो कुछ तथ्य बताए थे वहां बताया था मैंने आपको कि दुनिया के मजदूरों संगठित हो जाओ, इससे तुम्हारी दास्ता की बेड़ियां कटेंगी। यह स्टेटमेंट कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, यानी इसमें ए का सेकंड और बी का फर्स्ट हो जाएगा। ए का सेकंड किसमें है भाई? ए का सेकंड इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन बी का फर्स्ट जो है वो ऑप्शन बी में है। तो क्या हो जाएगा भाई? इसमें आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। इस तरह आप लोग इसकी मैचिंग करिए। और ये स्टेटमेंट ऐसे मैंने बताया कि अभी कुछ मैंने माओसे के बारे में बताया, कुछ मैंने आपको कार्ल मार्क्स के बारे में बताया, अभी लेनिन भी आ जाएंगे। कल के सेट में लेनिन के बारे में हमने कई क्वेश्चन कराए थे, इसीलिए मैंने कहा प्रीवियस सेट्स को भी आप लोग सॉल्व कर देंगे। सारे क्वेश्चन आप हवा में कर लेंगे अगर एकदम कॉन्सेप्चुअल स्टडी की हुई है। रटिए नहीं इनको, समझ करके और एक दूसरे से जोड़ करके याद करिए। मार्क्स को लेनिन से जोड़िए, मार्क्स को हीगल से जोड़िए, कार्ल मार्क्स को आप मॉन्टेस्क्यू से भी जोड़ सकते हैं, माओ से तुंग से आप इनको हटा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इसी तरह से पूंजीवाद को आप सीधे किसमें आप जोड़िए, पूंजीवादी वर्ग को सर्वहारा वर्ग से जोड़िए, और पूंजीवाद को आप भौतिक समाजवाद या सांस्कृतिक समाजवाद, ठीक है, या वैज्ञानिक समाजवाद से जोड़िए। जैसे आप इस तरह से जो है जोड़ना घटाना शुरू करेंगे, कई सारे तथ्य आपको ऐसे ही मिलते जाएंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। किसने कहा था हस्तचालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से सामंतवादी समाज यानी फ्यूडल सोसाइटी और वाष्प चालित मशीन से, ठीक है, जो है भाप चलती है, वाष्प चालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से पूंजीवादी समाज यानी कैपिटलिस्ट सोसाइटी निर्मित होता है। इसने कहा था हस्तचालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से सामंतवादी समाज फ्यूडल सोसाइटी और वाष्प चालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से पूंजीवादी समाज यानी कैपिटलिस्ट सोसाइटी निर्मित होता है। जॉन डब्ल्यू बर्टन, कार्ल मार्क्स, प्लेटो, लेनिन। यह स्टेटमेंट है कार्ल मार्क्स का। ठीक है, यह स्टेटमेंट भी किसका है? कार्ल मार्क्स का। आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, कहीं आपको कुछ भी सोचना नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग इसमें और देख लीजिए। बुक है अगली कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया अभी कुछ देर पहले ही, बिल्कुल मैंने इसका नाम लिया था आपसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया एंजल्स द्वारा, प्रोधो द्वारा, लेनिन द्वारा, कार्ल मार्क्स द्वारा। एक्चुअल में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो केवल कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखा था, बल्कि इनके साथ जुड़ गए थे, कार्ल मार्क्स के साथ साथ जुड़ गए थे एंजल्स भी, याद रखिएगा, उसके पीछे रीजन है। ठीक है, तो इसमें वास्तव में जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई? एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूं,
इसका जो आंसर सही अगर आप देखें तो कार्ल मार्क्स एवं एंजल्स हो जाएगा। जो है कई जगह पर केवल कार्ल मार्क्स लिखा गया है, कुछ जगहों पर एंजल्स लिख दिया गया है, और इस क्वेश्चन में कई गलतियां हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स एवं इसके द्वारा एंजल्स के द्वारा, ये जो बुक थी ये कार्ल मार्क्स और एंजल्स दोनों ने मिल करके लिखी थी। ठीक है, एक्चुअल में आप जानते हैं एंजल्स का प्रभाव था इसके ऊपर, और इसीलिए यह कहीं न कहीं उग्र वामपंथी बन गया था। मार्क्स पहले अब उग्र नहीं था, बल्कि एंजल्स के प्रभाव से ही क्या हो गया, ये उग्र वामपंथी हो गया। और जब यह उग्र वामपंथी हो गया तो इसको जो है पेरिस छोड़ना पड़ा, क्योंकि इसने फ्रांस में काफी समय बिताया था अपना, लेकिन इसको जब उग्र वामपंथी हो गया तो इसको पेरिस छोड़ना पड़ा, और पेरिस से भाग करके वहां से आया बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आया है। कहां पे आया, ब्रुसेल्स में आता है ये, और जो है ब्रुसेल्स में आकर के यह एंजल्स के साथ मिल जाता है, और वहीं पर यह क्या करता है, एंजल्स के साथ मिल करके कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना करता है। ठीक है, और यहां ध्यान दीजिएगा, यह इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1848 में हुआ था, 1848 में हुआ था, लेकिन इसका पूरा जो प्रकाशन था वह कहीं ना कहीं 48 में नहीं हो पाया था। ठीक है, बाद में इसके साथ और भी चीजें हुई। कुल मिलाकर के आप इतना, हम कहानी आपको बाद में समझाएंगे, इतना आप याद रखिए कि जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, जैसे अभी अगर हम इसको देखें तो इनमें से अगर आपसे कोई पूछे कि आंसर क्या है, केवल इसमें एंजल्स, प्रूदो, लेनिन और कार्ल मार्क्स, तो आप क्या लगा देंगे, कार्ल मार्क्स। लेकिन अगर हम दोनों की बात करें तो वास्तव में अगर हम सही से बात करें इसकी, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सीधे डी, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। लेकिन वास्तव में क्या है, इस बुक को जो है किसने किसने लिखा, कार्ल मार्क्स ने भी लिखा और साथ में एंजल्स ने भी लिखा। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, अगर दोनों स्टेटमेंट दोनों साथ में रहे ऑप्शन में तो ये सही होगा, कार्ल मार्क्स और एंजल्स। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्या कहता है अगला क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा सा मैंने स्टेटमेंट दिया है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग नोट कीजिए। यहां पूरा हमने इसमें नोट कर दिया है कि कैसे इसको आप कहेंगे कि यह दोनों की रचना है। मैंने बिल्कुल पूरा नोट कर दिया है आपको। इस प्रकार देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इस प्रकार कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, तथा पूंजी, ये दो अलग रचनाएं हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये अलग है और जो पूंजी है ये अलग है। मार्क्स एवं एंजल्स की संयुक्त रचनाएं हैं, मार्क्स एवं एंजल्स की संयुक्त रचनाएं। देखिए यहां से मैंने अंडरलाइन किया है आपको, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और पूंजी। और थोड़ा सा ये भी जान लीजिए आप, पूंजी है क्या। ये जो पूंजी की बात करता है यहां पर मार्क्स, इस पूंजी का यहां पर मतलब क्या है, थोड़ा ये भी जानिए। पूंजी को जो है साम्यवादी विचारधारा की गीता कहा जाता है। जो पूंजी नामक किताब है इसको साम्यवादी विचारधारा की गीता कहा जाता है, और यह उसका वेदों की तरह, जैसे आपके सनातन धर्म में वेद हैं, उन्हीं वेदों की तरह ही इसको प्रामाणिक माना जाता है और सर्वोच्च यानी इसको प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, और इसमें वास्तव में वामपंथी जो घोषणाएं हैं, जो वामपंथी मूल है, वह इसी में दर्ज है। तो पूंजी को आप लोग क्या कर सकते हैं, वामपंथी विचारधारा की गीता मान सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ आपको स्टेटमेंट दिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा इसको। आइए अगला क्वेश्चन है, अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों, अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। यह कथन है मार्क्स का, लेनिन का, स्टालिन का, माओ का। यह किसका स्टेटमेंट है बताइए भाई। अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। यह कथन किसका है, मार्क्स का, लेनिन का, स्टालिन का, माओ का। इसका है स्टेटमेंट भाई मार्क्स का। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, मार्क्स हो जाएगा। मार्क्स क्या कहता है, किसमें, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादी घोषणा पत्र में यह बताता है कि अभी तक के सभी समाजों का इतिहास जो है वह कहीं ना कहीं वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। यह कहता है कि दरअसल
सामाजिक विकास की अवस्थाओं को हम 5 वर्गों में या 5 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। ठीक है, ये कहता है कि हम इसको 5 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। और इसमें एक अवस्था जो थी इसमें वो क्या थी? आदिम साम्यवादी अवस्था। आदिम क्या थी? आदिम साम्यवादी अवस्था। आदिम साम्यवादी अवस्था यह पहली अवस्था मानता है। इसके लास्ट में अगर हम बात करें, यानी अगर हम 5वीं अवस्था की बात करें, तो यह 5वीं अवस्था क्या मानता है? साम्यवादी अवस्था मानता है। साम्यवादी अवस्था मानता है। साम्यवादी अवस्था मानता है। लेकिन दूसरी, तीसरी और चौथी अवस्था को थोड़ा आप समझिए। इसमें जो दूसरी अवस्था थी वह कैसी अवस्था थी? दूसरी अवस्था को यह कहता है दास व्यवस्था। साम्यवादी आदिम अवस्था के बाद या आदिम साम्यवादी अवस्था के बाद दूसरी अवस्था को क्या कहता है? ये दास अवस्था। क्या कहता है? दास अवस्था। और इस दास अवस्था के बारे में यह बताता है कि इस दास अवस्था में स्वामी और दास के मध्य में क्या होता था? संघर्ष होता था। लेकिन तीसरी अवस्था की बात यह कहता है, कौन सी? सामंती अवस्था। कौन सी बात करता है ये? सामंती अवस्था। और इस सामंती अवस्था के बारे में यह कहता है कि इसमें सामंत और कृषकों के बीच में, सामंत और किसानों के बीच में क्या होता था? वर्ग संघर्ष होता था। लेकिन तीसरी अवस्था कौन सी थी? चौथी अवस्था इसकी कौन सी है? पूंजीवादी अवस्था। पूंजीवादी अवस्था। और इस पूंजीवादी अवस्था के बारे में क्या कहता है कि इसमें पूंजीपतियों और बुर्जुआ वर्ग जो था हमारा, उसके मध्य में संघर्ष होता था। ठीक है, अब यह कहता था कि जो आगे अवस्था आएगी साम्यवादी अवस्था, यह अवस्था ऐसी होगी जिसमें संघर्ष नहीं होगा। ठीक है, इसमें संघर्ष नहीं होगा। और अगर संघर्ष होगा भी तो किस प्रकार होगा, वह यह भी बताने का कोशिश करता है। यानी उसने यह बताया कि अब तक जो सभी समाज रहे हैं, उन सभी समाजों का जो इतिहास रहा है वह कहीं ना कहीं वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बेटा तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाखों लोग मार्क्स को देवता के रूप में पूजते हैं और अन्य लाखों लोग एक दुष्ट के रूप में घृणा करते हैं। ठीक है, लाखों लोग मार्क्स को देवता के रूप में पूजते हैं और अन्य लाखों लोग एक दुष्ट के रूप में घृणा करते हैं। यह कथन किसका है? मैक्सी, सेबाइन, कार्ल पॉपर, ऑक्सफोर्ड। किसका कथन है भाई ये? थोड़ा सा अगर क्वेश्चन पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन को याद रखेंगे जो मैं अभी कराया था, तो वहां थोड़ा सा मैंने बताया था आपको कि कार्ल मार्क्स जो है को कुछ लोग बहुत अच्छा मानते हैं तो कुछ लोग बहुत बुरा भी मानते हैं। बहरहाल ये स्टेटमेंट है मैक्सी का, स्टेटमेंट मैक्सी का है। आंसर इसमें होगा ए। लेकिन जान जरूर लीजिए इसके बारे में। एक्चुअल में कार्ल मार्क्स, भाई देखिए, जिसका फायदा होगा वह कार्ल मार्क्स को क्या मानेगा? अच्छा मानेगा। लेकिन जिसका नुकसान होगा वह कार्ल मार्क्स को क्या मानेगा? बुरा मानेगा। नुकसान किसका हो रहा था? नुकसान हुआ सामंतवादी वर्ग का, नुकसान हुआ पूंजीपति वर्ग का। बोलिए भाई, अब जब पूंजीपति वर्ग का नुकसान होगा, सामंतवादी वर्ग का नुकसान होगा, या जो हमारे स्वामी और दास के बीच में वर्ग संघर्ष था, तो जो स्वामी के रूप में काम कर रहे थे उनका नुकसान होगा, तो क्या मानेंगे? उसको बुरा मानेंगे। वह उसको बुरा ही मानेंगे, उसको अच्छा तो कहीं किसी भी तरह से नहीं मानेंगे। दरअसल कार्ल मार्क्स आप जानते हैं वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता था या प्रतिपादक था। वैज्ञानिक समाजवाद में इसने यह कोशिश किया है कि सामाजिक परिवर्तन करने वाली उन सभी शक्तियों का एक क्रमबद्ध वर्णन किया जाए, जिसमें यह बताया जाए वैज्ञानिक आधार पर, साइंटिफिक वे में, कि वास्तव में यह किस प्रकार से आपका नुकसान कर रहे हैं और आपका नुकसान करने का इनको अधिकार है नहीं, क्योंकि शक्ति आपकी लग रही है और उसका फल इनको प्राप्त हो रहा है। तो नुकसान तो इनका किया इन्होंने, लेकिन
जिसका नुकसान हो रहा है वो बुरा कह रहा है, और जिसका फायदा हो रहा है वो क्या कह रहे हैं, उसको अच्छा कह रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन एक बात ये भी यहां पर है कि जब कहीं ना कहीं यह उग्र स्वभाव में आता है, यानी उग्र वामपंथ की विचारधारा में आने लगता है, तो जहां पर उग्र मार्क्सवादी विचारधारा आने लगती है, तो वह कई ऐसे लोग जो इन दोनों के मध्य में न्यूट्रल रहते हैं, उदासीन रहते हैं, उनकी निगाहों में भी मार्क्स क्या हो जाता है, बुरा हो जाता है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि कई बार अच्छी बात भी अगर उग्रता के साथ कही जा रही है या उसे कहीं हिंसा की संभावना है, तो वह अच्छी बात भी बुरी हो जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस मार्क्सवादी ने राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया? सर्वप्रथम किस मार्क्सवादी ने, किस मार्क्सवादी यानी मार्क्स की विचारधारा, कार्ल मार्क्स की विचारधारा को मानने वाला मार्क्सवादी ने राष्ट्रवाद, चूंकि आप जानते हैं मार्क्स राज्य के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करता, वह राष्ट्रवाद नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीयवाद में विश्वास रखता है। लेकिन कोई मार्क्सवादी है और वह राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार कर रहा है, तो वह कौन हो सकता है? फिदेल कास्त्रो, स्टालिन, ग्राम्सी, काउटस्की, कौन है भाई? स्टालिन। आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्टालिन। आपके 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टालिन। आप जानते हैं जोसेफ स्टालिन मार्क्सवाद के अंतर्गत राष्ट्रवाद का सिद्धांत लाता है। ठीक है, यह मानता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको नोट किया है, मैं वही बता दे रहा हूं आपको। देखिए, ये स्टालिन द्वारा कुछ अन्य महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई हैं, इसको भी आप जान लीजिए। लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि जो स्टालिन है यह मार्क्सवाद के अंदर क्या कर लाता है, राष्ट्रवाद लाने का प्रयास करता है। यह इससे पहले, यानी इस वाद को लाने, राष्ट्रवाद को लाने से पहले लेनिन, कार्ल मार्क्स, एंजेल्स, ठीक है, इनके जो विचार था, कौन सा विचार था? अंतरराष्ट्रीयवाद का विचार था। उस विचार का कहीं ना कहीं यह समर्थन करता था। लेकिन बाद में स्टालिन ऐसा हो गया जो क्या था, वह राष्ट्रवाद की अवधारणा को लाता है और उसने एक देश में समाजवाद, एक देश में समाजवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, और उसने यह माना कि एक देश, एक राष्ट्रवाद का सिद्धांत जो लाता है स्टालिन, उसका प्रभाव भी यह पड़ा कि कई स्थानों पर जो क्रांति की, अंतरराष्ट्रीयवाद की जो अवधारणा थी, उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। यानी क्रांति की, अंतरराष्ट्रीयवाद की अवधारणा धीमे पड़ने लगी और राष्ट्रवाद की अवधारणा प्रबल होने लगी। ठीक है, कुछ और स्टालिन की बातें हैं यहां पर, उसको मैं नोट किया है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इस स्क्रीनशॉट में भी हमने बहुत सारी बातें रखी हुई हैं। ठीक है, कुछ स्टालिन की बातें कही हैं। ठीक है, यहां पर कुछ स्टालिन की बातें कही हैं, कुछ ग्राम्सी की बातें कही हैं। ठीक है, और इनको आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा फिदेल कास्ट्रो को भी हमने लिया है, वो भी देख लीजिएगा। मैं पढ़ दे रहा हूं एक बार। आप स्टालिन द्वारा लिखी गई मुख्य पुस्तकें कौन कौन सी हैं? क्रमशः अराजकतावाद या समाजवाद, मार्क्सवाद एवं राष्ट्रीय प्रश्न, ठीक है, लेनिनवाद की समस्याएं आदि। एंटोनियो ग्राम्सी की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, इटली की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, मार्क्सवाद के सिद्धांतकार एवं प्रचारक थे। कौन? एंटोनियो ग्राम्सी। ग्राम्सी ने जेल में रहते हुए प्रिजन नोटबुक्स, ठीक है, की रचना की थी। ठीक, ग्राम्सी ने प्रभुत्व का सिद्धांत एवं नागरिक समाज की अवधारणा प्रस्तुत किया था। इसके माध्यम से इन्होंने आधार अधिसंरचना, सर्वहारा वर्ग और बुद्धिजीवी समुदाय के पारस्परिक संबंधों की पड़ताल किया था। ठीक है, फिदेल कास्त्रो क्यूबा की क्रांति के जनक रहे और वर्ष 1959 से 1976 तक क्यूबा के प्रधानमंत्री और वर्ष 1976 से 2008 तक क्यूबा के राष्ट्रपति भी रहे। ठीक है, ये कुछ सामान्य तथ्य मैंने आपको बताया, किसका? स्टालिन का, ग्राम्सी का और फिडेल कास्त्रो का, जिससे आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे। स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा इसका आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती। साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती है, कथन किसका है? कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओ से तुंग। साम्यवादियों की कोई
पितृभूमि नहीं होती है। यह कथन किसका है भाई? लेनिन का है। लेनिन का पूरा नाम आप लोग जानते होंगे, इनका पूरा नाम था व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन। साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती है, यह लेनिन कहता है। लेकिन मैंने आपको बताया था इसी तरह का एक स्टेटमेंट और भी है जिसको कार्ल मार्क्स कहता है। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता। ठीक है, लेनिन ने यह बात तो कही थी कि साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती, कोई पेरेंटल लैंड नहीं होती है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता है, वर्किंग मैन हैव नो कंट्री। ठीक है, इसी तरह से कुछ लेनिन की और कुछ बातें। लेनिन ने ये तो कहा ही था कि साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती है, लेकिन दो स्टेटमेंट लेनिन की और भी इंपॉर्टेंट, उनको जान लीजिए। लेनिन ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता की कोई भी मात्रा भूखी जनता को संतुष्ट नहीं कर सकती। क्या कहता है वो? कि राजनीतिक स्वतंत्रता की कोई भी मात्रा भूखी जनता को संतुष्टि नहीं दे सकती। मतलब अगर आपके पेट में दाना नहीं है, पेट में भोजन नहीं है, तो आपको लाख प्रकार का प्रवचन सुनाया जाए, भूखे भजन न होए गोपाला वाला मामला है। आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें की जाए, लेकिन अगर आपके पेट में जो है भोजन नहीं है तो सारी बातें बेकार। स्वतंत्रता आपकी किसी काम की नहीं है अगर आपके पेट में अन्न नहीं होगा तो। ठीक है, और क्या कहता है लेनिन कि क्रांति बिना क्रांतिकारी परिस्थितियों, क्रांति बिना क्रांतिकारी परिस्थितियों के संभव नहीं है। और ठीक है, संभव नहीं है, साथ ही साथ सभी क्रांतिकारी परिस्थितियों से क्रांति नहीं होती। क्या कह रहा है कि जब तक क्रांतिकारी परिस्थितियां नहीं बनती हैं तब तक क्रांति भी नहीं होती। लेकिन वह यह भी कहता है कि सभी क्रांतिकारी परिस्थितियां भी कभी कभी क्रांति नहीं ला पाती हैं। यह भी स्टेटमेंट किसका है? लेनिन का ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समाजवाद का संबंध मुख्यतः निम्न में से किस वर्ग से है? समाजवाद का संबंध मुख्यतया निम्न में से किस वर्ग से है? पूंजीपति, सैनिक, श्रमिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। अक्सर जो है गड़बड़ी हो जाती है, समाजवाद का संबंध में अक्सर आप लोग उत्पादक लगा देते हैं, वास्तव में यह श्रमिक होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? सी हो जाएगा। उत्पादकता की बात समाजवाद करता है, ठीक है, लेकिन उत्पादकता की बात वह उत्पादन के साधन के रूप में करता है। ठीक है, वास्तव में समाजवाद श्रमिक वर्ग की बात करता है। ठीक है, समाजवाद का संबंध मुख्य रूप से किसमें है भैया? श्रमिक वर्ग के साथ है, उत्पादकता के साथ नहीं, उत्पादक के साथ नहीं है। यानी उत्पादक के तौर पर केवल किसानों की बात आ जाएगी, जबकि श्रमिकों की बात अगर करते हैं तो किसान भी एक श्रमिक ही है। श्रमिक में सब आ जाते हैं, लेकिन अगर हम केवल जो है उत्पादक ले लेंगे तो यह मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, दरअसल जो समाजवाद है बेटा, आप जानते हैं इसका उद्भव कब हुआ था? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसका उद्भव माना जाता है। और समाजवाद जो है व्यक्तिवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी, और कह सकते हैं कि एक प्रगतिशील आंदोलन था। और यह पूंजीवाद का विरोधी था तथा उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण चाहता था। और यह नियंत्रण, उत्पादन के साधनों पर जो नियंत्रण था, यह मुख्यतः श्रमिक वर्ग से ही कहीं ना कहीं समन्वय का। श्रम जहां भी लगे वह वर्ग क्या कहलाता है? श्रमिक वर्ग कहलाता है। वह चाहे किसान हो, मजदूर हो, या किसी अन्य फैक्ट्री या अन्य किसी में काम करने वाला व्यक्ति हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका मिलाने से है भाई। ठीक है, सूची 1 को आपको सूची 2 से क्या करना है? मिलाना है। विकासवादी समाजवाद किसने दिया था? वैज्ञानिक समाजवाद किसने दिया था? सबसे पहले इसी को समझ लीजिए। वैज्ञानिक समाजवाद किसने दिया था भाई? कार्ल मार्क्स ने दिया था। यानी बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बी का 1 हो जाएगा। काल्पनिक समाजवाद किसने दिया था? काल्पनिक समाजवाद किसने दिया था? काल्पनिक समाजवाद साइमन का था। ठीक है, इसे किससे मिलाइए? साइमन से मिलाइए। विकासवादी समाजवाद और जो एनार्किज्म है, यानी जो अराजकता है, ये बिल्कुल सही मिला हुआ है।
यानी क्रोपोत्किन हो जाएगा। क्या आ जाएगा? एनार्किज्म किससे आएगी? क्रोपोत्किन से आएगी। ठीक है, अब बचा क्या? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था। विकासवादी समाजवाद, विकासवादी समाजवाद सीधे आ जाएगा ये बर्नस्टीन। ठीक है, तो विकासवादी समाजवाद किससे है भाई? बर्नस्टीन की अवधारणा। वैज्ञानिक समाजवाद किसका है? कार्ल मार्क्स का है। काल्पनिक समाजवाद साइमन का है। और अराजकतावाद जो है वो क्रोपोत्किन की अवधारणा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्या होगा इसमें आंसर? ए हो जाएगा फिर, ए। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए। मिला लीजिए इसको और इसको लर्न भी करिएगा, याद भी करिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन भी आपका मिलाने का ही क्वेश्चन है भाई। ठीक है, मिलाने का ही क्वेश्चन है। क्या? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। रॉबर्ट ओवन ने किसकी बात किया था? क्रिटिकल थ्योरी की, फेबियनवाद की, कल्पनावादी समाजवाद की, या नवबाम पंथ की? किसकी बात किया था भाई बताइए? रॉबर्ट ओवन ने कल्पनावादी समाजवाद की बात किया था। यानी क्या हो जाएगा? फर्स्ट का सी हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का सी हो जाएगा। और इसमें अगर देखें, हर्बर्ट मार्क्यूस नव वामपंथ की अवधारणा दिए थे। थियोडोर ऑर्डोनो क्रिटिकल थ्योरी का कॉन्सेप्ट ले आए थे। थोड़ा सा इसी में कंफ्यूजन था थियोडोर ऑर्डोनो में। ठीक है, थियोडोर ऑर्डोनो का भी कॉन्सेप्ट कौन था? क्रिटिकल थ्योरी का कॉन्सेप्ट था। और जीडी, आप लोग मिलाया करिए भाई, इसको मिलाया करिए, हमसे पहले मिलाने की कोशिश क्या करिए आप लोग। जीडीएच कोल साहब फेबियनवाद। ठीक, अब सब क्लियर हो गया होगा। रॉबर्ट ओवन कल्पनावादी समाज, हर्बर्ट मार्क्यूस नव वामपंथ, थियोडोर ऑर्डोनो क्रिटिकल थ्योरी, और जीडीएच कोल फेबियनवाद। तो ए का सी आ जाएगा। ए का सी किसमें है? केवल एक में है ही है। सीधे आंसर किसमें? सी। बस एक को मिलाइए, सीधे मिल जाएगा, क्योंकि एकदम एक कंफर्म है रॉबर्ट ओवन किसमें आया? कल्पनावादी समाज में आएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्धता से विकसित की गई थी? समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्धता से विकसित की गई थी? एडम स्मिथ, रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स। समाजवाद की संकल्पना, समाजवाद शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया था? रॉबर्ट ओवन ने किया था। ये बात आपको समझना होगा। ठीक है, लेकिन क्रमबद्धता जो है, जो क्रमबद्ध संकल्पना थी, वो कौन लेके आया था? कार्ल मार्क्स लेकर के आए थे, जिसको क्या कहा गया था? जिसको वैज्ञानिक समाजवाद नाम दिया गया था, जिसको वैज्ञानिक समाजवाद कहा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। लॉस्की इसके बारे में एक स्टेटमेंट कहता है कि जो आप देख रहे हैं कि समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्धता से विकसित की गई थी, तो मैंने बताया कि रॉबर्ट ओवन ने सबसे पहले समाजवाद शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन कार्ल मार्क्स ने इसको विस्तृत रूप में व्यवस्थित किया था। और पूछ रहा है क्रमबद्धता से विकसित, तो व्यवस्थित क्रम में लाने का काम किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था, जिसको हम लोग वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जानते हैं। इसी के बारे में लॉस्की एक स्टेटमेंट देता है। लॉस्की क्या लिखता है? लॉस्की ये लिखता है कि मार्क्स ने समाजवाद को अव्यवस्थित रूप में पाया और एक निश्चित आंदोलन बना दिया। मार्क्स ने समाजवाद को एक अव्यवस्थित रूप में पाया और एक निश्चित आंदोलन बना दिया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि क्या हुआ? यही वैज्ञानिक समाजवाद कहीं ना कहीं बना। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो ये कुल थे 15 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। थैंक यू।